नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। लेकिन उससे पहले बात होगी दिल्ली के कंझावला केस की, जिसकी लड़ाई अंजलि के परिवार के साथ भारत 24 ने भी लड़ी है। नए साल के पहले दिन देश को हिला देने वाले कंझावला केस में लगातार आपका अपना चैनल भारत 24 इंसाफ के लिए लगातार मुहिम चलाता रहा। हमारा मकसद है कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाए और अब यह लड़ाई अंजाम तक पहुंचती भी नजर आ रही है। भारत 24 पहले दिन से कह रहा है कि दिल्ली की 31 दिसंबर की रात 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया था और पुलिस को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगी। भारत 24 और आपके पसंदीदा शो वंदे भारत में लगातार अंजलि के दर्द को आपके सामने रखा गया। पुलिस से सवाल भी पूछे गए और अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से लापरवाही बरतने पर 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जो उस दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कार में सवार आरोपियों ने शराब पी रखी थी। अपनी चमचमाती इमारतों के लिए इटलाती दिल्ली की सड़कों पर उस रात सिर्फ एक बिटिया नहीं रौंदी गई थी, रौंदी गई थी दिल्ली की इज्जत, रौंदी गई थी दिल्ली की अस्मत। 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उससे दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले में जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया, रोज नए नए खुलासे होते गए, रोज नई नई थ्योरी सामने आती जा रही है। वहीं अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। सीनियर आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय ने 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात वाली रात 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। बता दें कि जिस रूट पर यह घटना हुई उस रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट में सीनियर पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में भी कमी पाई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हादसा नहीं बल्कि हत्या है। खबर यह भी है कि अंजलि की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर धारा 302 जोड़ी जा सकती है। भारत 24 की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और इसी बीच में गृह मंत्रालय की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया। आइए आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है और कैसे गृह मंत्रालय की सख्ती देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, वारदात के वक्त 3 पीसीआर वैन मौजूद उस दौरान थी। ये जानकारी विस्तृत रिपोर्ट में सामने आई है। इसके साथ ही उसमें मौजूद पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। ये एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही 2 पुलिस पिकेट में तैनात जवानों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसके बाद उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। 2 मोबाइल पुलिस पिकेट उस दौरान मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंचार्ज को शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस इस मामले में जारी कर दिया गया है और इलाके के पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त कानून व्यवस्था के इंतजाम क्या थे, पुलिस कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगते हुए यह सवाल पूछा गया। इसके साथ ही उचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो वारदात की जगह थी उसके आसपास के इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए, यह आदेश भी गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया ताकि अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो ऐसे में कम से कम
नजर जाए, पुलिस मुस्तैदी के साथ रहे और ऐसी किसी घटना के होने से पहले उसे रोका जा सके। भारत 24 की लड़ाई अंजाम तक आ चुकी है और उसमें जो एक्शन लिया गया है उसमें 2 सब इंस्पेक्टर पर यह एक्शन लिया गया है। 2 सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई है जिन्हें कर दिया गया है सस्पेंड, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके साथ ही 4 हेड कांस्टेबल पर भी कार्रवाई की गई है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 4 हेड कांस्टेबल भी सस्पेंड हो चुके हैं। इसके साथ ही एक कांस्टेबल पर भी एक्शन लिया गया है और वो भी सस्पेंड किया जा चुका है। और इसके पीछे की पूरी वजह है लापरवाही बरती गई, ये विस्तृत रिपोर्ट में साफ हो चुका है। अगली खबर का रुख करेंगे जो है जोशीमठ को लेकर। किसने सोचा था कि इतना खुरदुरा समय आएगा जो उधेड़ कर रख देगा भावनाओं को, आत्माओं को, सपनों को, अरमानों को। आखिर जोशीमठ इतना बेबस क्यों है? जोशीमठ के लोगों ने घर बनाया था ये सोचकर कि गुजर बसर करेंगे, लेकिन उस सुकून में शूल चुप गए। यही हाल कर्णप्रयाग का भी है। कर्णप्रयाग के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। यहां के लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। जमीन फटना, घरों में दरार, पानी का फूटना, ये तो तबाही की बानगी भर है, लेकिन असली तबाही अभी बाकी है। बात सिर्फ कुछ इलाकों में जमीन फटने भर की नहीं है, बात कुछ घरों में दरार भर की नहीं है, बात कुछ इलाकों से पानी निकलने की भी नहीं है। खतरा इससे काफी बड़ा है। इसरो ने जोशीमठ की तस्वीरें जारी की है। इसरो की तस्वीर बताती है कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है और खतरा सिर्फ जोशीमठ को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को है। सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो के मुताबिक ये धंसान 26 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक का है। इसरो की सैटेलाइट इमेज में जो पीली रेखा दिख रही है वही जोशीमठ का इलाका है। ये इलाका तेजी से धंसता जा रहा है, मतलब जोशीमठ कभी भी इतिहास की बात हो सकता है। जब से जोशीमठ में दरारें आई है तब से एनटीपीसी प्रोजेक्ट और चारधाम ऑल वेदर रोड का लगातार विरोध हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों के बाहर एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर्स लग चुके हैं और स्थानीय जनता की तरफ से ये गो बैक के पोस्टर्स लगाए गए। कुछ इसरो ने बताया कि जोशीमठ का धंसना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल इसकी रफ्तार कम थी। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक 9 सेंटीमीटर धंसा था, लेकिन 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक ये 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। जोशीमठ की धंसने की चेतावनी 1976 में दी गई थी। तब गढ़वाल के आयुक्त एसपी मिश्रा की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी। हालांकि जोशीमठ के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने में सरकार जुटी हुई है। धामी ने जोशीमठ को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं प्रभावित परिवारों के लिए 4 की जगह 5,000 किराया मिलेगा। इसके साथ मंत्रियों ने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहां पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। लेकिन हर जोशीमठ के बाद अभी कर्णप्रयाग पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ भी घरों में दरार आने के बाद प्रशासन ने बहुगुड़ा नगर को तुरंत खाली कराने का आदेश दिया है। बहुगुड़ा नगर के लोगों को तुरंत रैन बसेरों में शिफ्ट होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। कल हमने जो हमारी एक जॉइंट सर्वे हुई थी उसमें हमने करीब 21 परिवारों को, 21 भवनों को चिन्हित किया था जो कि अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसमें से हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। उसमें से 8 भवन जो है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, तो उनको तत्काल हमने उनको आज वहाँ से हटने के लिए नोटिस जारी किया गया है और उनको जो है वैकल्पिक रूप से नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर जो है उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहाड़ पर मुसीबतों का पहाड़ मंडराता जा रहा है। एक तरफ विकास ना होना पहाड़ के लिए मुसीबत है, तो दूसरी ओर विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ जानलेवा आफत। इधर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे, जहां पर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया।
शाह ने पीड़ित परिवारों से बात भी की। इसके साथ कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि 3 महीने के भीतर कश्मीर की सूरत बदल जाएगी। घाटी में अब आतंकियों की शामत आई है। आतंकी दुबके हुए हैं। उन्हें पता है कि जरा भी हिमाकत की तो केंद्र सरकार उन्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ बातचीत की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृहमंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने कहा कि राजौरी घटना की जांच एनआईए कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच सौंपी है। एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। उन्होंने आगे बताया कि राजौरी के पीड़ितों से मेरी बातचीत हुई। 3 महीने के अंदर कश्मीर के हर क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। घाटी में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बारी विधानसभा चुनाव कराने की है, जिसको लेकर बीजेपी समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और आतंक का साया इस पर न रहे। काशी को पर्यटन हब बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। India had everything that you can imagine. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश को 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस गंगा विलास क्रूज की सौगात दी गई। इसके जरिए भारत दर्शन किया जा सकेगा। वाराणसी के रविदास घाट से ये क्रूज अपने 31 यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। सभी यात्री 51 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं। इस दौरान ये क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे, बल्कि यहाँ की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी है। 40 क्रू मेंबर भी क्रूज में सवार लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रहेंगे। गंगा विलास क्रूज में 31 यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इस जहाज को विशेष रूप से वाराणसी और गंगा बेल्ट के धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिजाइन किया गया है। यह यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 51 दिनों की यह यात्रा भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा विश्व धरोहर से जुड़े 50 से अधिक स्थानों पर रुकेगी। यह सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित जलियान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से गुजरेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को
रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही। देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। इधर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। गर्भगृह की दीवारें बनकर तैयार हो चुकी हैं। पहली मंजिल का निर्माण इस साल अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन दर्शन अगले साल जनवरी से शुरू होंगे। उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से भगवान राम का मंदिर तैयार हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अपना स्वरूप लेने लगा है। आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। काम तेजी से हो रहा है क्योंकि 2024 में श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर को खोलने की तैयारी है। इस साल के अंत तक मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए भूतल का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस समय हम भूतल पे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे निर्माण हो रहा है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये पत्थर लगाए गए हैं, ये तरासे गए पत्थर हैं। इसका निर्माण तेजी के साथ, जो राम मंदिर के निर्माण है, बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आप देख सकेंगे कि आप हमारी भारत 24 टीम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरफ जहां दिन रात पत्थरों को तराशा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को उसका स्वरूप देने का काम चल रहा है। राम मंदिर निर्माण में बड़ी संख्या में कारीगर लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, वो 1000 साल तक सुरक्षित रहेंगे। देखिए, ये जो पत्थर है, ये पत्थर जो है, ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। इन पत्थरों से भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ख़ास बात ये है कि ये जो पत्थर हैं, वो लगभग 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहेंगे। 1992 से तराशे जा रहे पत्थरों का 10 फीट ऊंचा पिलर चारों तरफ खड़ा हो गया है। अब गर्भगृह के चबूतरे का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही पिलर को और 10 फीट ऊंचा किया जा रहा है। फिर छत डाली जाएगी। जो आप देख रहे हैं, ये अभी तक किसी ने भी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखा है। अभी तक सिर्फ ऊपर का हिस्सा देखा है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ और कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद कितना विहंगम दिखेगा। मंदिर के गर्भगृह की दीवार बनकर तैयार है। गर्भगृह के अलावा 5 मंडप और बनाए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग तैयार किया जा रहा है। प्रभु राम के जीवन के 100 प्रसंग मंदिर में उकेरे जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति को संतोषजनक बताया। उन्हें पूरा भरोसा है कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो जाएगा। 170 पिलर्स और ये काम पिलर के ऊपर बीम के ऊपर छत। अंदाज है कि ये काम सब अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे हम। निर्माण कार्य को देखकर यही लगता है कि अगले साल की शुरुआत में भक्तों की इस भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन की कामना जरूर पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। जापान की कंपनी की शिकायत के बाद नोएडा के डेप्यूटी लेबर कमिश्नर और लेबर इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। सीएम योगी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। योगी हमेशा अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया तो ठीक नहीं होगा। जापानी कंपनी ने नोएडा में तैनात डिप्टी लेबर कमिश्नर के पैसा वसूलने की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए डिप्टी लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से डिप्टी लेबर कमिश्नर के द्वारा वसूली किए जाने का आरोप जापानी कंपनी ने लगाया था। सीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए लेबर कमिश्नर डीके सिंह और लेबर कमिश्नर मिथिलेश कुमार सिन्हा को सस्पेंड कर दिया।
9 जनवरी को की गई शिकायत के मामले में कानपुर में तैनात अफसरों से जांच कराई गई। जांच में ये पाया गया कि विदेशी निवेशकों को धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा तय समय पर समय न देकर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, जिससे सरकारी विभाग की छवि धूमिल हुई। यही नहीं, उनके साथ तैनात लेबर इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार सिन्हा पर वसूली किए जाने की भी बात सामने आई। सीएम योगी ने साफ कहा है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार जनता के अनुरूप ही काम करेगी। कोई इससे छेड़छाड़ करता है तो कार्रवाई रूपी बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर सियासत चमकाने का काम हो रहा है। 2024 में वहां पर आम चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुस्लिम वोटर्स के लिए हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सियासी अखाड़ा अभी से तैयार किया जा रहा है। इसमें हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को सीधी चुनौती देते हुए 16 जनवरी को आंदोलन की धमकी दी है। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को साथ लेकर वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत की भावना भड़का रही हैं। दरअसल बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी बीएनपी की सहयोगी पार्टी जमाते इस्लामी है। इस रैली में बीएनपी के नूरुल हक नूर पीएम शेख हसीना पर निशाना साधते हुए हिंदुओं के खिलाफ नफरती और भड़काऊ बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम शेख हसीना का कहना है कि खालिदा जिया कट्टरपंथियों को साथ लेकर हिंसा चाहती हैं। शेख हसीना ने कहा कि उनकी सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही।